हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। और अब तक हमने +1 के अंदर पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ चुके हैं। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमें बताया जाता है कि कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी नहीं होगी। इट मींस हमें क्या बताया जाता है, स्पॉन्टेनिटी के बारे में, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या है कि कौन सी रिएक्शन फिजिबल है, फिजिबल का मीनिंग कि कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी नहीं होगी। इसके लिए क्या था, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी माइनस होनी चाहिए। ये आपको मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बताया था। ओके, माइनस NF ई सेल। अगर डेल्टा जी माइनस थी और ई सेल पॉजिटिव था तब तो वो सेल रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है कौन सी रिएक्शन हो रही है और कौन सी नहीं हो रही। वो हमें बता दिया था थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा, जिसके अंदर हमें यह पता चलता है कि अगर कोई रिएक्शन फिजिबल है, हो रही है, तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन करने से कितनी दूर है, कितना उस रिएक्शन का एक्सटेंट हो चुका है और कब उसमें इक्विलिब्रियम आएगा। ओके, अगर मान लो उसके अंदर इक्विलिब्रियम आ चुका है और इक्विलिब्रियम से वो आगे निकल चुकी है, तो हम क्या चेक करते थे, रिएक्शन क्वोशिएंट। क्या कहते हैं इसको, रिएक्शन क्वोशिएंट। तो ली चैटलियर के अकॉर्डिंग क्या करती थी, रिएक्शन बैकवर्ड आ जाती थी ताकि इक्विलिब्रियम दोबारा अटेन हो जाए। या एक ऐसी कंडीशन जिसमें अभी तक इक्विलिब्रियम आया ही नहीं, तो फिर क्या होगा, रिएक्शन और ज्यादा तेजी से फॉरवर्ड में जाएगी। मतलब रिएक्शन किसकी तरफ जाने की कोशिश करेगी, इक्विलिब्रियम गेन करने की कोशिश करती है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स ने बताया कि कौन सी रिएक्शन होगी या नहीं होगी, स्पॉन्टेनिटी। ये बता दिया केमिकल इक्विलिब्रियम ने कि अगर रिएक्शन हो रही है तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन करने से कितनी दूर है अभी तक। अब साइंटिस्ट को क्या चाहिए था कि अगर रिएक्शन हो रही है तो उसकी स्पीड कितनी है, किसकी रिक्वायरमेंट आ गई, स्पीड की। स्पीड कह लो या फिर रेट कह लो, स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन, किसकी रिक्वायरमेंट आई, स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन की। तो इसके लिए हमें किस चैप्टर में आना पड़ा, केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो यहां से एक ब्रांच बनी केमिस्ट्री की जो किसके साथ डील करेगी, स्पीड के साथ और रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। एक बात ये, और साथ ही साथ हमें क्या बताएगी, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो वो कौन सा पाथ फॉलो कर रही है। क्लियर। और थर्ड, कि स्पीड को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, ओके, कैटालिस्ट। तो जो फैक्टर स्पीड को चेंज करेंगे, मैं चेंज की बात कर रहा हूं, वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। उस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। तो डेफिनेशन क्या बनी इसकी, लिखिए साथ साथ डेफिनेशन। इट इज द ब्रांच ऑफ chemistry which deals with the speed or rate of a reaction, factors affecting rate of reaction and the mechanism का मतलब क्या होता है, कौन सा पाथ फॉलो किया है रिएक्शन ने, and the mechanism followed by that reaction। उस रिएक्शन ने कौन सा मैकेनिज्म फॉलो किया है। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन है, स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में जो बताएगी, उस ब्रांच को हम कह देते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक, अब केमिकल काइनेटिक्स मीन स्पीड की बात करनी है, तो हमें डेली लाइफ में 3 टाइप की रिएक्शंस देखने को मिलती है। एक ऐसी रिएक्शन जो बहुत ही ज्यादा फास्ट है,
सेकेंडली वो रिएक्शन जो बहुत ही ज्यादा स्लो है, और थर्ड जो मॉडरेट स्पीड पे होती है, ना तो ज्यादा फास्ट होती और ना ही ज्यादा स्लो होती। तो फर्स्ट आप लिखो वेरी फास्ट रिएक्शंस। ध्यान दीजिए, कोई भी रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर क्या होता है, रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूटते हैं और प्रोडक्ट के बॉन्ड बनते हैं। ये तो क्लियर है ना, रिएक्टेंट्स रिएक्ट होते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, बनते हैं। तो जितनी जल्दी रिएक्टेंट के पार्टिकल्स अलग अलग होंगे, जितनी जल्दी रिएक्टेंट के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स है वो टूटेगी, उतनी ही जल्दी क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, उतनी जल्दी क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो वेरी फास्ट रिएक्शन के एग्जांपल क्या है, आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शंस क्या होती हैं, वेरी फास्ट रिएक्शंस। क्योंकि आयनिक रिएक्शन देखिए, आयनिक रिएक्शंस में होता क्या है, मान लो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्या है इसके बीच में, कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, कूलम लो पढ़ा है ना, कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उस टाइप के बॉन्ड को क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो आयंस को, तो जैसे ही हम इसको वाटर में डालेंगे ये क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। आयनिक बॉन्ड को तोड़ना बहुत इजी हो जाएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि साथ में हम इसको क्या करेंगे, किसी और रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, उसके अंदर भी आयन है, तो एक का पॉजिटिव आयन दूसरे के नेगेटिव आयन से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, इसके एग्जांपल लिखिए। इसमें पहले लिख लो वेरी फास्ट रिएक्शंस क्या होती है, दीज रिएक्शंस प्रोसीड एट या विद वेरी हाई स्पीड, वेरी हाई रेट और स्पीड। एग्जांपल लिख लीजिए, AgNO3 एक्वस, AgNO3 एक्वस, ये 10th क्लास में रिएक्शन, NaCl कॉमन सॉल्ट नमक, ये भी एक्वस। एक्वस है तो इसका मतलब यहां वाटर दिख नहीं रहा बट है, एक्वस है ना, ये सॉलिड मिलते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में। इनको पहले क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लेना है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में इसको डिसॉल्व कर लेना है, और फिर क्या कर देना, दोनों को मिक्स कर देना है। देखिए तोड़िए, इसको क्या बनेगा, Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव इसके साथ और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, क्या प्रोडक्ट बना, AgCl, ये सॉलिड बनेगा। इसके क्या बनते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट, और ये बॉटम पे सेट हो जाता है, प्लस NaNO3 एक्वस, एक्वस बनेगा। ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बने हैं, इस टाइप के सॉल्ट को क्या कहते हैं, जो वाटर के अंदर घुलता नहीं है, सॉलिड फॉर्म में, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, टेस्ट ट्यूब के नीचे बॉटम पे सेट हो जाता है, इनको कहते हैं सेपरेंगली सोल्यूबल सॉल्ट। लिख लेना, ये क्या है, सेपरेंगली सोल्यूबल सॉल्ट, ये है सेपरेंगली सोल्यूबल सॉल्ट, जो बॉटम पे सेट हो जाते हैं, वाटर के अंदर बहुत ही लेस अमाउंट में डिसॉल्व होते हैं। ये किस टाइप की रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन है, और बहुत ही फास्ट होती है ये। तो एक एग्जांपल हमने लिख लिया वेरी फास्ट रिएक्शन का। सेकंड एग्जांपल लिख सकते हो आप, सेकंड एग्जांपल NaCl डिसॉल्व इन वाटर, नमक को वाटर के अंदर डायरेक्ट डिसॉल्व करें, कुछ ही टाइम के अंदर ये डिसॉल्व हो जाएगा, होता है ना, कुछ ही टाइम के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। किसमें टूटेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो बना दो प्रोडक्ट, Na के साथ OH, H के साथ HCl, NaOH एक्वस प्लस HCl एक्वस। एक्वस क्यों लगा, क्योंकि इधर वाटर आ गया। ओके, बैलेंस है ये, बैलेंस है ये भी क्या है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन है। तो वेरी फास्ट रिएक्शंस क्या होती है, जो कुछ ही सेकंड्स के अंदर प्रोसीड हो जाती है। ओके, कुछ ही सेकंड के अंदर वो प्रोडक्ट बना देती है। अब हम देखते हैं वेरी स्लो रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस जो प्रोसीड होने के लिए काफी टाइम
काफी दिन भी लग सकते हैं, काफी महीने भी लग सकते हैं उसको। द रिएक्शंस which proceed at very less स्पीड और रेट, जो बहुत ही कम स्पीड पे प्रोसीड होती है। इसका एग्जांपल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था। रस्टिंग ऑफ आयरन ऐसा नहीं है एक दिन के अंदर ही लग जाएगा, अभी रखो और 1 सेकंड के अंदर रस्ट हो जाएगा, नहीं। रस्टिंग कब होगी? जब आप क्या प्रोवाइड करवाओगे आयरन को? मॉइस्चर। मॉइस्चर में रखो मतलब H2O हो और साथ ही साथ क्या हो? कार्बन डाइऑक्साइड हो, O2 गैस भी हो। क्लियर है ना? एटमॉस्फेरिक गैसेस हो और वाटर हो, तभी आयरन को क्या होता है? रस्ट होता है। लोहे को तभी जंग लगता है। और ये बहुत ही स्लो रिएक्शंस है। आगे देखो, थर्ड कैटेगरी, reactions proceed with moderate speed। moderate speed, ऐसी रिएक्शंस जो ना तो ज्यादा फास्ट है और ना ही ज्यादा स्लो है। These reactions are neither very fast nor very slow, ना तो बहुत ज्यादा तेज है और ना ही बहुत ज्यादा स्लो है। एक मॉडरेट स्पीड, इन बिटवीन मॉडरेट स्पीड पे परफॉर्म होती है ये। एग्जांपल लिख लीजिए इनके। फर्स्ट एग्जांपल, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। एसीटेट का फॉर्मूला CH3CO नेगेटिव, इसके साथ इथाइल लगाना है C2H5, एक्वस H2O लिक्विड। देखिए तोड़ दीजिए इसको, ये नेगेटिव पोर्शन होगा तो ये पॉजिटिव पोर्शन होगा, और वाटर के पास क्या है? H पॉजिटिव OH नेगेटिव। इस नेगेटिव वाले पोर्शन को क्या मिलेगा? H, और इस पॉजिटिव वाले पोर्शन को क्या मिलेगा? OH। तो एक तो एसिड बनेगा और एक अल्कोहल। एसिडिक एसिड बना एक्वस प्लस C2H5OH, इथाइल अल्कोहल एक्वस। ये रिएक्शन एक मॉडरेट स्पीड पे होती है, 4 या 5 या 10 मिनट ले सकती है। मतलब ना तो ये कुछ सेकंड्स के अंदर हो रही और ना ही ये 3-3, 4-4 दिन में हो रही। 5 या 10 मिनट ले सकती है ये रिएक्शन, मॉडरेट स्पीड पे हो रही है। ओके, आगे नेक्स्ट है, सेकंड एग्जांपल लिख सकते हो इसका, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये जब मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको इसको इन्वर्जन क्यों कहते हैं। सेकंड एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। क्या फॉर्मूला है शुगर का? C12H22O11 एक्वस फॉर्म में लेना है प्लस वाटर। तो केन शुगर की हाइड्रोलिसिस से 2 प्रोडक्ट बनते हैं, वन इज ग्लूकोज एंड सेकंड वन इज फ्रक्टोज। C6H12O6 एक्वस प्लस C6H12O6 aqueous. This is glucose and this one is fructose. 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं इसके अंदर, और ये रिएक्शन भी क्या है? मॉडरेट स्पीड के साथ परफॉर्म होती है। ओके, इन्वर्जन क्यों कहते हैं? ये होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये भी डेक्स्ट्रो होता है लेकिन ये लीवो बन जाता है। क्लियर? डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होते हैं? जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपनी राइट में रोटेट कर दें, और लीवो होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर दें। बाकी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, जब हम उसके एग्जांपल डिस्कस करेंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये थी 3 टाइप की रिएक्शंस। ओके, वेरी फास्ट, वेरी स्लो और मॉडरेट स्पीड वाली रिएक्शंस। उससे पहले हमने डेफिनेशन कर ली केमिकल काइनेटिक्स की। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है, डेफिनेशन लिखिए।
रेट ऑफ रिएक्शन। डेफिनेशन लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट का मतलब स्पीड है, ओके। तो रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम क्या करें, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर ए रिएक्शन जिसके अंदर R कन्वर्ट हो रहा है P के अंदर, मींस रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर। अब देखिए, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई, क्या बोला मैंने, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई, रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या होता जाएगा, रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ क्या होता जाएगा, कम, और प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ क्या होता जाएगा, बनता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर है? जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी, रिएक्टेंट टाइम के साथ कम होता जाएगा और प्रोडक्ट टाइम के साथ बनता जाएगा। तो अब अगर हमें रेट देखनी हो, रेट ऑफ रिएक्शन, तो इन दोनों की टर्म में हम लिख सकते हैं, इसकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बन सकती है, इट इज defined as rate of change in concentration of any one of reactants or products with respect to time, with respect to time interval। क्लियर है? अब अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू, तो हम क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, या फिर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, या टाइम टेकन लिख सकते हो। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट की यहां पे प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। कितने टाइम इंटरवल में आप चेक करना चाहते हो उस रेट को। अब देखिए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इसी के अंदर ही, क्योंकि डी और डेल्टा पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, या पहले लिख लीजिए, सिग्निफिकेंस ऑफ डी एंड डेल्टा। डी किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट स्मॉल चेंज, और डेल्टा रिप्रेजेंट करेगा लार्ज चेंज को, लार्ज चेंज को रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा। तो उसी रिएक्शन के लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, R कन्वर्ट्स इनटू P, इस रिएक्शन के लिए लिखें तो क्या होगा, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। ध्यान दीजिए, दोनों ही न्यूमेरिकली क्या है, इक्वल, बट डिफरेंस किसका है, माइनस का, और इधर क्या है, प्लस। यहां पे जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कंसंट्रेशन को। स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रही है कंसंट्रेशन को, वो रिएक्टेंट की भी है और प्रोडक्ट की भी है। मींस टाइम के साथ
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जितना चेंज आया है डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, वो हमें किसको रिप्रेजेंट करवा देगा, रेट ऑफ रिएक्शन को। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ जितना चेंज आ रहा है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को। जो नेगेटिव सिंबल है, नेगेटिव साइन, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि टाइम के साथ इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बोलो, टाइम के साथ इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज। तो नेगेटिव सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। represents decrease in concentration of reactant with respect to time। टाइम के with respect to concentration में जो डिक्रीज आ रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और पॉजिटिव साइन अगर प्रोडक्ट की साइड आया है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो increase in concentration of product, increase in concentration of product with respect to time। टाइम के साथ साथ कितनी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है प्रोडक्ट की, वो पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। और टाइम के साथ साथ कितनी डिक्रीज हो रही है रिएक्टेंट की, वो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ डी एन डेल्टा, हमने कर लिया। रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन कर ली। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन एंड एवरेज रिएक्शन। हमने पहले दो रिप्रेजेंटेशन देखी है, एक तो डी जो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल चेंज को, और एक डेल्टा जो किसको रिप्रेजेंट करता है, लार्ज चेंज को। एक नेगेटिव सिंबल देखा जो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एक पॉजिटिव सिंबल देखा जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब ध्यान दीजिए, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन और एवरेज रिएक्शन ये क्या चीज है, ध्यान देना इस पॉइंट में। टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है टाइम के साथ साथ। और हमें क्या करना है, रेट को मेजर करना है। अब टाइम, जिस टाइम पे हम मेजर करना चाह रहे हैं, मान लीजिए कोई रिएक्शन 0 मिनट से स्टार्ट हुई है और हमें 2 मिनट्स के बाद उसकी रेट मेजर करनी है। अब ये तो है नहीं कि 2 मिनट्स में ऐसे ही मेजर हो जाएगी, क्लियर है। 2 मिनट्स पे आप जब मेजर कर रहे होगे, अगले ही पल थोड़ी देर के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फिर से चेंज हो जाएगी, हो रही है ना, वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इट मींस इस मेथड से आपकी जो रेट मेजर है वो डिफिकल्ट है, क्लियर है ना। इस मेथड से जो आप रेट मेजर करोगे वो क्या है, डिफिकल्ट है, वो आप मेजर नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल इंटरवल पे रेट मेजर करनी पड़ेगी और फिर एंड में उनका क्या लेना है, एवरेज, क्लियर है। इंस्टेंटेनियस रेट होती है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, सॉरी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और ये है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस किससे बना है, इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, एक स्मॉल टाइम इंटरवल पे आप रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कर लो। इस तरीके से काफी इंस्टेंट पे आप मेजर करते जाओ, एंड में क्या कर दो, उनका एवरेज ले लो। अगर हम इसको ग्राफिकल तरीके से देखें, एक ग्राफिकल तरीके से देखते हैं, इस तरफ हम देखते हैं टाइम इंटरवल, ये 0 से स्टार्ट है, और इस तरफ हम देख रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की टर्म में देख रहे हैं। अब देखिए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, क्या होती है, ये डिक्रीज होती है। डिक्रीज किस तरीके से होगी, वो क्या, वो एक पर्टिकुलर, मान लो स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था, यहां टाइम 0 है, ये मान लेते हैं कि स्टार्टिंग वाली उसकी कंसंट्रेशन है। जब टाइम 0 है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फुल है, बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी, इसकी कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी,
इस तरीके से डिक्रीज होती जाएगी, इस तरीके से ये ऐसा कर्व फॉलो करेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूं, ये कुछ इस टाइप का कर्व फॉलो करेगा। अब हमें क्या करना है, मान लो यहां पे टाइम है t1, यहां टाइम इंटरवल है t1 और यहां टाइम इंटरवल है t2। हमने अगर क्या किया, पहले t1 पे मेजर करी, उसके विद रिस्पेक्ट टू जो कंसंट्रेशन है वो ये है, फिर हमने t2 पे देखा, उसके विद रिस्पेक्ट टू जो कंसंट्रेशन है वो कुछ ये है, क्लियर है। ये हम कह देते हैं t1 पे r1 है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की और ये है r2। टाइम इंटरवल पता है t1 से t2 फाइनल चेंज है अगर, तो हम यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज। तो r एवरेज क्या बन जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन के अंदर कितना चेंज है, टाइम इंटरवल कितने, t2 माइनस है t1, जीरो से नहीं शुरू करें, t2 माइनस t1 डायरेक्ट, पहले इस पे मेजर हो चुकी है और जो इस टाइम इंटरवल पे मेजर हो चुकी है उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस। ओवरऑल इस टाइम से लेकर इस टाइम तक कितनी मेजर हुई है उसको क्या बोलेंगे, एवरेज। तो क्या होगा, कंसंट्रेशन कौन सी बढ़ी है, r1 माइनस है r2। और अगर आपको क्या लिखना है, r2 माइनस r1, तो माइनस लेना पड़ेगा कॉमन, क्योंकि यहां देखिए फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन हमें पता है डिक्रीज हो रही है तो माइनस लगाना पड़ेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, एवरेज रेट को। लेकिन आप एक किसी जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है एवरेज रेट को, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता था एवरेज रेट को। अब हमें देखना है इंस्टेंट रेट, तो हम क्या करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टी पे कंसीडर करेंगे, टी के विद रिस्पेक्ट टू ये पॉइंट मिल रहा है यहां पे, यहां इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे टेंजेंट किस तरीके से ड्रॉ करोगे, ये टेंजेंट है, आपने क्या करना है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है और एक ऐसे करनी है। ये जो लाइन है ये पॉइंट आप एक्स कह लो, इसमें टाइम है टी, और ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है कि कितना टाइम चेंज हुआ है यहां से लेके यहां तक, और ये स्मॉल चेंज है तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, dt से। और ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और वो स्मॉल चेंज है, किसको रिप्रेजेंट करेगी, dr। और ये एंगल हो सकता है कुछ थीटा, ठीक है। तो यहां से जो स्लोप होगा, ध्यान दीजिए, स्लोप का मतलब पता है क्या होता है, झुकाव, कितना झुका होना। स्लोप जो होगा वो होगा टेंजेंट थीटा, और वो किसके इक्वल होगा, टेंजेंट थीटा क्या होता है बताओ मुझे, परपेंडिकुलर बाय बेस, पढ़ा हुआ ना 10th क्लास में, परपेंडिकुलर बाय बेस, लेकिन माइनस आएगा dr बाय dt। आपने ध्यान दिया होगा +1 में स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये क्या होती है, y इज इक्वल टू mx, अगर ये x एक्सिस और ये y है, और अगर यही यहां से पास हो तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये इंटरसेप्ट होता था। और अगर कोई इक्वेशन इस तरीके से है तो उसका स्लोप क्या है, नेगेटिव, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू माइनस mx। और हमारा जो ये स्लोप है वो भी तो ऐसा ही है, क्लियर है, वो भी तो ऐसा ही है, तो स्लोप क्या है, नेगेटिव। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, r इंस्टेंटेनियस को माइनस dr बाय dt। तो एक ही ग्राफ के अंदर समझिए, किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे चेक करना हो तो टेंजेंट ड्रॉ करके चेक करोगे, और वो क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, सिर्फ उसी टाइम इंटरवल पे, स्मॉल टाइम इंटरवल पे। और ओवरऑल आप करना चाहते हो आर एवरेज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस फाइनल रेट
माइनस इनिशियल रेट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। डिफरेंस समझ आ रहा है? और इसमें आप क्या लगा सकते हो आर एवरेज में? डेल्टा माइनस डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा लगा सकते हो आर एवरेज में, लेकिन इसमें क्या लगाना है? डी। तो डेफिनेशन इसकी क्या बनी? अगर हम डेफिनेशन बनाए इंस्टेंटेनियस रेट की, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन लिखी है साथ साथ। इंस्टेंटेनियस rate of reaction is defined as rate of change in concentration of reactant or product at a particular or small interval of small instant of time लिख लेना, small instant of time interval। स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम इंटरवल पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है या प्रोडक्ट की, उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और एवरेज रेट क्या है? ओवरऑल चेंज। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? ओवरऑल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेट चेंज जो हुआ पूरी रिएक्शन के अंदर, जो एट द एंड देखना होगा हमें, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को। अभी जो हमने कर्व किया वो रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू किया। हो सकता है वो कर्व हम किसके विद रिस्पेक्ट टू ड्रॉ करें? प्रोडक्ट के विद रिस्पेक्ट टू। तो प्रोडक्ट के विद रिस्पेक्ट टू वो कैसे ड्रॉ होगा? ध्यान दीजिए, इस तरफ हम ले लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इस तरफ हम ले लेते हैं टाइम इंटरवल। अब देखिए टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होनी है? इंक्रीज। वो अगर उसका कर्व ये आया था तो इसका कर्व है ये बनेगा, ठीक है? वही बात T1 टाइम पे देखना चाहते हो, इसके विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन है ये, T1 कह दो इसको। T2 टाइम पे देखना चाहते हो, इसके विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन है ये P2। तो एवरेज जो आएगी आर एवरेज, वो क्या होगा? P2 माइनस P1 बाय T2 माइनस T1। क्या लिख सकते हो इसको? डेल्टा ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय डेल्टा ऑफ T। प्लस आएगा क्योंकि P2 बड़ा है और P1 छोटा है, ठीक है? यहां प्लस आएगा। इसी तरीके से हम किसी टाइम इंटरवल T पे फाइंड आउट करना चाहते हैं इंस्टेंट रेट, तो क्या करेंगे हम? उस पॉइंट X पे हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा इस बार? टेंजेंट। जो पिछली बार हमने टेंजेंट बनाया था वो कुछ ऐसा बना था, सॉरी इस तरीके का, इस तरीके का था। ये हमारा स्लोप था, ये एंगल थीटा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब जो टेंजेंट रहा होगा वो किस तरीके का ड्रॉ होगा? यहां से यहां। पिछली बार स्लोप था नीचे की तरफ, इस बार क्या है? तो स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। ड्रॉ करो, इसको इधर मिला दो और इसको इधर मिला दो। ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्मॉल चेंज इन टाइम। और ये क्या है? थीटा। इस केस में जो स्लोप है वो है टेंजेंट थीटा, और वो किसके इक्वल है इस बार? परपेंडिकुलर बाय बेस। नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि ये कौन सी इक्वेशन दिख रही है हमें?
सिर्फ इतनी देखो, स्लोप पॉजिटिव है ना, स्लोप पॉजिटिव है तो क्या आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आर इंस्टेंटेनियस को। ये प्रोडक्ट के केस में है, प्रोडक्ट के कर्व के केस में है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस कर्व के अंदर जो स्लोप आ रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंस्टेंटेनियस रेट को। स्लोप ही है ना ये क्या है, अरे +1 में किया ना मैथ में, dy बाई dx किसको रिप्रेजेंट करता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, क्या था वो, स्लोप m। ओके, और अगर मैं उस स्लोप को एक्सटेंड कर देता हूं, उस स्लोप को एक्सटेंड कर देता हूं तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एवरेज रेट को। क्लियर है, अगर स्मॉल इंटरवल के लिए हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन, और अगर लार्ज उसको एक्सटेंड कर देते हैं तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो था कि कैसे मेजर करना है एक्सपेरिमेंटली। अब डेफिनेशन देखिए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट with respect to a small interval of time, small instant of time। क्लियर है, और एवरेज की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, इट इज द नेट चेंज इन, नेट लिख सकते हो या ओवरऑल लिख सकते हो, इट इज द नेट चेंज और ओवरऑल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू नेट टाइम इंटरवल। ओवरऑल टाइम इंटरवल कितना लिया, तो दोनों डेफिनेशन क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। एग्जांपल लेके चलते हैं। फर्स्ट, decomposition of N2O5, ये कन्वर्ट होगा N2O4 प्लस O2 के अंदर, ये फर्दर डिकम्पोज हो जाता है किसमें, 2NO2 में। क्लियर है, तो आपने एक बार यहां तक ही लिखना है। बैलेंस करते हैं इसको, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 5, लेकिन यहां पे 4 है, ओवरऑल कितने हो चुके हैं, 6। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, नाइट्रोजन कितने हो गए, 4, ऑक्सीजन 2 5 से 10, 2 4 से 8 प्लस 2 10, कंप्लीट है, बैलेंस है। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, साथ साथ लिखो, शाबाश। रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, इसकी कंसंट्रेशन में चेंज, पहले माइनस लगा दो, माइनस डी ऑफ N2O5 बाय dt, और ये जो 2 होता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसको कहां लिखना होता है, डिवाइड में, ठीक है, इज इक्वल टू, रेट सारी इक्वल है, चाहे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होने की रेट है और चाहे रिएक्टेंट के रिएक्ट होने की रेट है, रेट इक्वल है, प्लस 1/2 डी ऑफ N2O4 बाय dt इज इक्वल टू डी ऑफ O2 बाय dt। 1 है मत लिखना, प्लस लिखना चाहे ना, आपकी इच्छा है, लेकिन यहां जरूर लिखना। क्लियर है, तो ये मेथड है रेट को एक्सप्रेस करने का। सेकंड देखिए, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय नाइट्रोजन फैब्रो प्रोसेस, क्या होगा, यहां पे 2 और यहां पे 3, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय टाइम इंटरवल dt माइनस 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बाय dt इज इक्वल टू प्लस 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाय dt। तो ये रेट को एक्सप्रेस करने का मेथड है। जो रिएक्टेंट है उनके साथ नेगेटिव आएगा, जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो डिवाइड में आएंगे। न्यूमेरिकली ये और ये इक्वल है, न्यूमेरिकली आपस में तीनों इक्वल है, ये आपस में तीनों इक्वल है। क्लियर है, देखिए भाई, फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका, ये आपको रिएक्शन दे रखी है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। It was found that concentration of NO2 increases by 2 × 10⁻⁻² mole per liter। इंक्रीजिंग मतलब ये चेंज दे रखा है आपको,
इन 5 सेकेंड, टाइम भी दे रखा है। कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। तो सबसे पहले जो आपको रिएक्शन दे रखी है उसके अंदर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। सबसे पहले आपको लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे लिखेंगे? -1/2 लिखो साथ साथ, -1/2 डी ऑफ N2O5 बाय dt इज इक्वल टू +1/4 डी ऑफ NO2 बाय dt इज इक्वल टू प्लस आएगा डी ऑफ O2 बाय dt। क्लियर है? ये तो रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए आपको गिवन क्या है। फर्स्ट पार्ट करते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेस बाय, कितना चेंज है 5 सेकंड के अंदर, किसका? NO2 का। ये गिवन है आपको सिर्फ। और रेट किसके इक्वल है? इसके भी तो इक्वल है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? या पहले लिख लो गिवन दैट, क्या गिवन है आपको? T बाय चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो क्या कह रहा है? कितना? 2 × 10⁻⁻²। कितने सेकंड के अंदर चेंज है? 5 सेकंड के अंदर चेंज है। गिवन है ना? और रेट जो है रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा यहां से? रेट ऑफ रिएक्शन 1/4 प्लस 1/4 टी ऑफ NO2 बाय dt इज इक्वल टू 1/4 इंटू, किससे मल्टीप्लाई करने? इससे। क्या होगा? 2 × 10⁻² बाय 5। तो क्या आ जाएगा? 2/20। 2/20 मीन्स क्या आ जाएगा? 1/10, दैट इज 0.1 × 10⁻²। इसको सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा? 10⁻³ और यूनिट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए यहां पे लिख लेना, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बनेंगे यूनिट्स? ध्यान दीजिए, क्या थी रेट ऑफ रिएक्शन? चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम। तो क्या होंगे यूनिट्स? कंसंट्रेशन के मोल पर लीटर, टाइम के टाइम इनवर्स, वो क्या हो सकता है ऊपर जाके? सेकंड इनवर्स, और मोल पर लीटर पर मिनट, ये हो सकता है। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें आई है 10⁻³ यूनिट्स। क्या बनेंगे? मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट आपसे पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, कि N2O5 की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है। ध्यान दीजिए, सेकंड पार्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। ओवरऑल रेट क्या थी? ओवरऑल रेट क्या थी? -1/2 डी ऑफ N2O5 बाय dt इज इक्वल टू +1/4। ये 1/4 था या 1/2 आएगा? NO2 डायरेक्ट दे रखा था ना, d ऑफ NO2 बाय dt 1/4 ही है, प्लस d ऑफ O2 बाय dt। ये जो रिप्रेजेंटेशन थी। अब सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ N2O5, ये पूछा है सिर्फ। ये पता चल चुका है आपको इसकी हेल्प से, तो दोनों को इक्वल लेके चलो। दिस इंप्लाइज रेट ऑफ चेंज ऑफ N2O5 रिप्रेजेंट किससे करेंगे? टी ऑफ N2O5 बाय dt, इससे रिप्रेजेंट करेंगे हम। 2 इधर चला जाएगा, माइनस लिखने की नीड नहीं है न्यूमेरिकल में, जब न्यूमेरिकली वैल्यू बतानी है तो 2 × रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आई थी? 10⁻³ यूनिट्स क्या बनेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो देखिए भाई, ये सारी चीजें आपस में इक्वल है। ये गिवन था तो रेट आ गई,
रेट कैलकुलेट होगी तो हमें सिर्फ ये कैलकुलेट करना है, 2 नहीं, 2 उधर चला जाए। क्योंकि अगर पूछा जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ N2O5 ये है, रेट ऑफ चेंज ऑफ NO2 ये है, रेट ऑफ चेंज ऑफ O2 ये है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फिर दूसरी साइड पे जाए। ठीक है, देखिए भी सेकंड क्वेश्चन, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है और एक ही स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, एक स्टेप के अंदर कंप्लीट होती, लिख लेना, which completes in one step and which follows first order kinetics. 2a plus b converts to give 3c. The rate of appearance, appearance का मतलब बनना, बन कौन रहा है? c. Rate of appearance of c at time interval t कितना है? 1.3 into 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। सेम वही क्वेश्चन है लास्ट वाला, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कि कितनी रेट से ये कम हो रहा है। देखिए फर्स्टली क्या करना है, हमने रेट लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा? -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय dt 1/3 भी आएगा। सारे न्यूमेरिकल आपस में ये इक्वल है। फर्स्ट पार्ट रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा? यहां से इसके इक्वल है, वो सी वाले के इक्वल है ना, तो 1/3 dc/dt। dc/dt का मीनिंग क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो गिवन है 1.3, तो 1/3 इंटू 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेकेंड पार्ट के अंदर उसने क्या कहा है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या होगा? वो d कितना था? वो किसके इक्वल था इक्वेशन में? -1/2 है ना, लेकिन वो रेट उधर जाएगी तो क्या बनेगा? 2 इंटू, इसको डिनोट किससे करते हैं? dA/dt किसके इक्वल आएगा? 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन कितना है? रेट ऑफ रिएक्शन 1/3 इंटू 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। सॉल्व करते रहना, इसको डिवाइड करते रहना। सेम न्यूमेरिकल एज इट इज जो हमने पीछे किया। तो आपने इसके न्यूमेरिकल ट्राई करने हैं। एनसीईआरटी के, प्रदीप के, मॉडर्न के, जो भी आपके पास बुक है जरूर ट्राई करने हैं। जो डाउट हो मुझे सेंड कर देना। धन्यवाद भाई।